नमस्कार साथियों। आज के प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट का एक पार्ट है। मैं डॉक्टर प्रतिमा जैन हूँ, जो गवर्नमेंट के आरजी पीजी स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर में प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ और मेरा विषय है केमिस्ट्री। इस प्रेजेंटेशन के बाद हम सीख पाएंगे कि दैनंदिन जीवन में जो ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के उदाहरण हमें देखने मिलते हैं, उनको हम अपने स्टडीज के साथ किस प्रकार से कोरिलेट कर पाएं। साथ ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो प्राप्त होते हैं, उनमें डिफरेंट वेवलेंथ्स पर किस प्रकार से एनर्जी का वितरण होता है, इसको भी हम समझ पाने में सक्षम हो पाएंगे। इस प्रेजेंटेशन के मेन कंटेंट्स इस प्रकार हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के दैनिक जीवन में उदाहरण, ब्लैक बॉडी क्या होता है या ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन या एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन, इनका आपस में संबंध, किरचॉफ का नियम, स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इन सब के बाद हम अगले स्लाइड पर आए। पुनः हम चर्चा करें कि जो दैनंदिन जीवन में हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। हम लोगों ने देखा है कि समर्स में हम सब काले या गहरे रंग के वस्त्रों को पहनना अवॉइड करते हैं, क्योंकि काला रंग या गहरा रंग भी हीट के अच्छे अवशोषक होते हैं। इसी प्रकार से हमने यह भी देखा है कि जो वेल्डर्स वेल्डिंग का काम करते हैं, वो वेल्डिंग का कार्य करते समय काला चश्मा पहनते हैं, क्योंकि वेल्डिंग के कार्य करते समय बहुत अधिक हीट जनरेट होती है जो आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो काला चश्मा हीट के मैक्सिमम पार्ट को अवशोषित कर लेता है या रेडिएशन के मैक्सिमम पार्ट को अवशोषित कर लेता है। किचन में हम देखें घरों में, तो तवा या कढ़ाई या तो लोहे के बने होते हैं या उनका लोअर सरफेस ब्लैक किया गया होता है, क्योंकि ब्लैक बॉडीज हीट के अच्छे अवशोषक होते हैं, साथ ही वो हीट को अच्छे से उत्सर्जित करते हैं। तो यही हीट हम भोजन को कुक करने में इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक होल्स के विषय में आप सबने सुना होगा। उनके आसपास से जो भी ऑब्जेक्ट निकलता है, चाहे प्लेन हो या कुछ और हो, वो गायब हो जाता है, क्योंकि ब्लैक होल्स परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करते हैं और सभी को अपने में समाहित कर लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ब्लैक बॉडी है क्या या ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। इस स्लाइड में हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। किसी भी बॉडी के सरफेस पर जब कोई एनर्जी या कोई रेडिएशन इंसिडेंट या आपतित होता है, तो इसका कुछ पार्ट परावर्तित हो जाता है, कुछ पार्ट अवशोषित हो जाता है और शेष निर्गत हो जाता है। यदि बॉडी का सरफेस मेटेलिक है और उसको ब्लैक किया गया है, तो उसके ऊपर आपतित ऊर्जा का अधिकतम पार्ट अवशोषित हो जाता है। तो ब्लैक बॉडी को अगर हम डिफाइन करना चाहें, तो ब्लैक बॉडी वह बॉडी है जो अपने ऊपर इंसिडेंट रेडिएशन के 100% या लगभग 100% को अवशोषित कर पाने में सक्षम होती है। पुनः यह बॉडी इस रेडिएशन को उत्सर्जित करती है। तो ब्लैक बॉडी के द्वारा उत्सर्जित जो रेडिएशन बाहर आता है, उसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड किया गया। ब्लैक बॉडी के ऊपर ओरिजिनली काम किरचॉफ का है, जिसे विभिन्न साइंटिस्ट ने आगे बढ़ाया। फेरी ने इस प्रयोग को आगे किया है, तो फेरीज एक्सपेरिमेंट कहलाता है ये। इसमें हम देखेंगे कि एक डबल वॉल्ड हॉलो स्फीयर है, जिसका इनर सरफेस ब्लैक किया गया है। इस स्फीयर का एक ओपनिंग है, इसमें एक ओपनिंग है और उसके ऑपोजिट स्फीयर के अंदर एक स्पाइक दिख रहा है। जैसे ही इस ओपनिंग से कोई रेडिएशन अंदर स्फीयर में प्रवेश करेगा, यह रेडिएशन या यह बीम स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर पड़ती है, तो वहां से टकराकर पार्टली अवशोषित हो जाती है और पार्टली रिफ्लेक्ट होकर दूसरे पॉइंट पर पड़ती है, वहां से पुनः पार्टली रिफ्लेक्ट होकर तीसरे पॉइंट पर पड़ती है। जैसे हम देखेंगे कि एक बीम ने प्रवेश किया इस स्फीयर में, यह बीम पॉइंट पर पड़ रही है, यहाँ से टकराकर कुछ पार्ट इसका अवशोषित हुआ, कुछ रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पर आया।
पुनः दूसरे पॉइंट पर फिर कुछ पार्ट अवशोषित हुआ और रिफ्लेक्ट होकर ये तीसरे पॉइंट पर गया। तो ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है जब तक कि मैक्सिमम पार्ट अवशोषित ना हो जाए। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि रेडिएशन वापस बाहर जा पाए। तो इस प्रयोग में लगभग 99% तक इंसिडेंट रेडिएशन अवशोषित हो जाता है। अब प्रश्न होता है कि जो रेडिएशन अवशोषित हुआ उसका क्या होता है, इसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पर एक चैम्बर है जो खाली है। उस चैम्बर के अंदर दो बॉल दिखाई दे रहे हैं, एक ब्लैक कलर का है और एक व्हाइट कलर का है जो धागों से हैंग किए गए हैं। इस चैम्बर की जो दीवारें हैं ये रेडिएशन को अवशोषित भी कर सकती हैं, उत्सर्जित भी कर सकती हैं। इस प्रकार से इसकी संरचना है। इस चैम्बर के वॉल्स पर रेडिएशन को इंसिडेंट किया जाता है और रेडिएशन की दीवारें इस रेडिएशन को अंदर उत्सर्जित करती हैं, जिससे चैम्बर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। कुछ देर तक इस व्यवस्था को इसी प्रकार बने रहने दिया जाता है। कुछ समय पश्चात पुनः देखा जाता है कि जो ब्लैक बॉडी और व्हाइट बॉडी जो हैंग किए गए दोनों का टेम्परेचर समान है। होना यह चाहिए था कि ब्लैक बॉडी चूंकि एनर्जी को अधिक अवशोषित करते हैं तो इनका टेम्परेचर अधिक होना चाहिए था। व्हाइट बॉडी कम अवशोषित करते हैं तो इनका टेम्परेचर कम होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता। जो बॉडी जितनी अच्छी हीट की अवशोषक होती है वह इतनी ही अच्छी डिफ्लेक्टर भी होती है या रेडिएटर भी होती है। उसी प्रकार से जो बॉडी हीट को कम एब्जॉर्ब कर पाने में सक्षम होती है वह बाहर एमिट कर पाने में भी उतनी सक्षम नहीं होती। अर्थात दोनों बॉडीज के द्वारा जो हीट रिटेन की गई है, रिटेन्ड एनर्जी दोनों में बराबर है। इसको किस प्रकार से नियम से दिखाया जा सकता है ये किरचॉफ ने बताया। किरचॉफ ने बताया कि किसी भी टेम्परेचर पर किसी बॉडी के द्वारा जो इमिसिव पावर है उत्सर्जित करने की क्षमता है और जो अवशोषित करने की क्षमता है एब्जॉर्प्टिव पावर है, इन दोनों का जो रेशियो है वो बॉडी के सरफेस पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। चाहे बॉडी का सरफेस कैसा भी हो या बॉडी का कलर कैसा भी हो, इस पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। बल्कि किस बात पर निर्भर करता है कि इन दोनों का रेशियो हमेशा किसी परफेक्ट ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर या उत्सर्जित क्षमता के बराबर होता है। और उत्सर्जित क्षमता को जब हम देखते हैं तो उत्सर्जित क्षमता को पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दिस इज द इमिसिव पावर। तो अगर ES किसी सब्सटेंस की इमिसिव पावर या उत्सर्जित क्षमता है पर यूनिट एरिया है पर यूनिट टाइम, एंड AS उसी सब्सटेंस की अवशोषित करने की पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्षमता है, तो ES अपॉन AS दिस इज ऑलवेज इक्वल टू EB। दैट मीन्स किसी परफेक्ट ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर या उत्सर्जित करने की क्षमता। ये किरचॉफ ने बताया। अगले नियम की अगर हम चर्चा करें जो हमारे लिए काफी उपयोगी होता है, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन्स फोर्थ पावर लॉ। ये 1879 में प्रकाश में आया और स्टीफन ने बोल्ट्जमैन के नियम का उपयोग करते हुए इस नियम को आगे फर्निश किया, इसलिए इस नियम का पूरा नाम है स्टीफेंस बोल्ट्जमैन्स फोर्थ पावर लॉ। उन्होंने बताया कि किसी ब्लैक बॉडी के द्वारा जो टोटल एनर्जी बाहर उत्सर्जित होती है पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया के द्वारा, वो हमेशा उस टेम्परेचर के फोर्थ पावर के समानुपात में होती है। दैट इज E इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4, या हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4, जहां सिग्मा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको यहाँ पर हम स्टीफेंस कांस्टेंट कहते हैं। इसका प्रयोग हम कहाँ देखेंगे, अभी हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से ब्लैक बॉडी के द्वारा उत्सर्जित जो रेडिएशन है वो किस प्रकार से वैरी करते हैं। आगे हम अगले स्लाइड में इसको देखेंगे। इस स्लाइड में ब्लैक बॉडी रेडिएशन में किस प्रकार से स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होता है विभिन्न वेवलेंथ्स के बीच डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, यह प्रदर्शित है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ दी गई है जो इमिटेड रेडिएशन में मिलती है, और वाई एक्सिस पर रेडियंस एनर्जी है या उत्सर्जित ऊर्जा है। हम देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट कर्व्स हैं जो अलग अलग कलर्स के हैं,
एक रेड है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है। रेड कलर का कर्व 3000 केल्विन पर किए गए एक्सपेरिमेंट को प्रदर्शित कर रहा है। ग्रीन कर्व 4000 केल्विन पर किए गए एक्सपेरिमेंट को प्रदर्शित कर रहा है एवं ब्लू कर्व 5000 केल्विन पर किए गए वर्क को प्रदर्शित कर रहा है। हम पहले बात करें 3000 केल्विन पर किए गए कार्य के कर्व की। हम देखते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो ब्लैक बॉडी से बाहर उत्सर्जित हो रहा है, तो इस उत्सर्जित रेडिएशन में नंबर ऑफ वेवलेंथ्स मिल रहे हैं। कोई एक वेवलेंथ ना मिलकर, अर्थात ये मोनोक्रोमेटिक नहीं होता, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इसमें मिल रहे हैं। साथ ही इसके द्वारा उत्सर्जित जो ऊर्जा है वो भी समान नहीं है। वो पहले ऊर्जा कम रहती है, फिर उसके पश्चात एक मैक्सिमम तक पहुंचती है, उसके पश्चात पुनः कम हो जाती है या कम होने लगती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रत्येक टेम्परेचर पर एक मैक्सिमा प्राप्त हो रहा है। जिस वेवलेंथ पर ये मैक्सिमा मिलता है उसे हम लैम्डा एम के नाम से जानते हैं। अगला कर्व देखिए हम 4000 केल्विन पर जो ग्रीन कलर का कर्व है, इसमें भी वही पैटर्न देखने मिल रहा है, अर्थात विभिन्न वेवलेंथ्स हैं और साथ में शुरू में स्पेक्ट्रल जो रेडिएशन एनर्जी है या इमिटिव पावर है वो पहले बढ़ रही है, मैक्सिमम तक पहुंचती है, उसके पश्चात पुनः डिक्रीज होने लग रही है उसी पैटर्न में। परंतु वो कह रहा है कि ये थोड़ा ऊंचा हो गया है मैक्सिमम। अगले टेम्परेचर 5000 केल्विन पर हम देखें तो वही पैटर्न है, विभिन्न वेवलेंथ्स हैं, एनर्जी पहले बढ़ रही है, रेडिएटेड एनर्जी एक मैक्सिमम तक पहुंचती है, उसके पश्चात ये पुनः घटने लग रही है। तो इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि प्रत्येक बार जो मैक्सिमा है वो ऊंचा होता जा रहा है, यानी कि जो रेडिएटिव पावर है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन साथ में ये मैक्सिमा लेफ्ट साइड में झुकता जा रहा है, अर्थात जो मैक्सिमा कम टेम्परेचर पर अधिक वेवलेंथ पर मिल रहा था अब वो कम वेवलेंथ पर ही प्राप्त हो रहा है। तो ये एक डिफरेंस है। एक और बात हम इस पिक्चर से या डायग्राम से जानेंगे कि प्रत्येक टेम्परेचर पर जो कर्व प्राप्त हो रहा है उसके नीचे का एरिया टोटल इमिटेड एनर्जी को दे रहा है, कुल उत्सर्जित ऊर्जा को दे रहा है। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक टेम्परेचर पर अलग अलग एरिया है, अर्थात टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है उस कर्व के नीचे का एरिया बढ़ता जा रहा है। तो अलग अलग टेम्परेचर बढ़ने पर अलग अलग एरिया प्राप्त हो रहा है। तो पुनः हम देखेंगे, अगर हम इसको देखेंगे तो जो पूर्व में हमारा नियम था कि E was proportional to T to the power 4, यहाँ पर हम देखेंगे कि वह उसको एक्सपेरिमेंटली भी फाइंड किया गया, तो ये हमें संरचना मिलती है और इस प्रकार से हमें ये एक डायग्राम मिलता है। जिस वेबसाइट से ये लिया गया है उसका जिक्र यहाँ पर नीचे किया गया है। काम हमारा यहीं पर खत्म नहीं होता। अभी तक हमने एक इसको थोड़ा थोड़ा टच किया, पर देखा जाए तो रेडिएशन जो है या ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में इसको शुरू में जब क्लासिकल मैकेनिक्स था और डिफरेंट प्रोसेसेस या डिफरेंट एग्जांपल्स जब सामने आए, जैसे एग्जांपल के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगलीज वेव्स या ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किए जा सके। तो एक नई मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स निकल कर आई। तो हायर स्टडीज में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार मैकेनिक्स इनको सपोर्ट करती है। अभी बीएससी के सिलेबस के लिए आपके लिए उसी हिसाब से दिया गया, परंतु अगले क्लास के लिए उसको उसी तरह लेक्चर को फ्रेम किया जाएगा। लेकिन आपके लिए ये सजेस्टिव रीडिंग्स हैं कि आप इनको देखें और इनको पढ़ के अपने ज्ञान में वृद्धि करें। कुछ यूजफुल लिंक्स भी यहाँ पर दिए हैं जिनको खोलकर पढ़कर आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी हैं जो यहाँ असेसमेंट में देखने मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, पीपल प्रिफर वियरिंग लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर बिकॉज ऑफ absorption of radiation, reflection of radiation, transmission of radiation and last none of these। तो यहाँ पर एक स्टार है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसको क्लिक करने पर सभी प्रश्नों पर कवर्स आ गए हैं। तो जिस प्रश्न का कवर ग्रीन है उससे आप अपने उत्तर की जांच कर पाएंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
अगला प्रश्न है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज स्टडीड इन क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड नन ऑफ दीज। फिर से हम इस स्टार को क्लिक करेंगे और कौन सा राइट आंसर है? दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। अगले प्रश्न पर चलें। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज ऑल्सो नोन एज थर्मल रेडिएशन, कैविटी रेडिएशन, टोटल रेडिएशन एंड ऑल ऑफ दीज। हम देखते हैं क्या है सही उत्तर, ऑल ऑफ दीज। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को विभिन्न नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स E is proportional to T, E is proportional to T square, E is proportional to T cube and E is proportional to T to the power 4। आप अवश्य समझ गए होंगे कौन सा सही उत्तर है। डी सही उत्तर है, जो स्टीफन बोल्ट्जमैन फोर्थ पावर लॉ के नाम से जाना जाता है। अंतिम प्रश्न, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट? पहला ऑप्शन AS अपॉन ES इक्वल टू EB, दूसरा ऑप्शन ES अपॉन AS इक्वल टू EB, तीसरा ऑप्शन ES अपॉन EB इक्वल टू AS एंड लास्ट ऑप्शन none of these. Which is the right answer? This is B, यानी इमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर किसी बॉडी का, दिस इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। तो आपने बहुत ध्यान से सुना और मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और उम्मीद करती हूँ इसका नेक्स्ट लेक्चर जब भी मैकेनिक्स के फॉर्म में आएगा तो अवश्य ही आप उसको पढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।